देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में कुछ करो या ना करो तुम लोग, ठीक है, मतलब मैथ्स का जो भी डर है जो भी है, देखो हम तो कोशिश करते हैं कि तुम लोग को जितना अच्छे से समझा सके, फिर भी लेकिन ये चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें से काफी अच्छा खासा नंबर आएगा। नंबर हम बता देंगे कितना आएगा, लेकिन ये करना ही है, इतना सोच के चलो, मतलब इसे तुम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हो। यहाँ से काफी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये तुम लोग का कॉमर्शियल मैथ के जैसा ही है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह ये आगे भी जाके तुम लोग का किसी ना किसी काम में यूज होगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से करना भी है, बिकॉज इंटर में जब एफएम वगैरह करोगे तो वहां पर भी ये काम आएगा, ये मैथ वहां भी रहेगा, ठीक है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, ज्यादा कॉमर्शियल टर्म के साथ होगा। जैसे कि प्रोजेक्ट आगे हमें करना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट हम लोग एडॉप्ट करे करे ना करे, लेकिन यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है तुम लोग के फाउंडेशन के लिए जो हम बोल रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसे करना ही पड़ेगा। तो ये मेंटेलिटी के साथ ही हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें। मतलब मैंने पहले से ही बोल दिया, तुम लोग ये मत करना कि बाद में इग्नोर कर देना, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा और इसमें से नहीं करोगे तो फंसोगे। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले एक वर्ड दिख रहा होगा तुम लोग को, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट, अब इसके रिगार्डिंग काफी सारा डेटा यहाँ पर बताया गया है, तो हम लोग पहले ये पता करेंगे कि ये वर्ड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट वर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट जो है वो हम लोग क्या सिर्फ पे ही करते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो हमारा रिसिप्ट भी हो सकता है, और पेड अमाउंट भी हो सकता है। पेड बोलो या पेबल बोलो, मतलब पे करना है या पे कर चुके हैं, रिसीवेबल है या रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट पे कब होता है, इंटरेस्ट रिसीव कब होता है? नॉर्मल सेंस में अगर देखो तो अगर हम लोग मान लो किसी से उधार लिए हैं, जैसे कि बैंक से लोन लिए हैं, या फिर मान लो किसी फ्रेंड से पैसा उधार लिए हो, तो उसमें हमें क्या पे करना पड़ेगा? जब हम लोग पैसे को रिटर्न करेंगे तब हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मिस्टर ए ने, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है 5,000 रुपीज दिया है, ठीक है, फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो 2 साल बाद मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 साल के लिए 5,000 रुपीज जो है दिया है, ठीक है। मतलब क्या दिया है? उधार में दिया है, ठीक है। अब 2 साल बाद अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को 5,000 ही रिटर्न करेंगे, ये देखो, 2 साल बाद अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को 5,000 ही रिटर्न करेंगे, क्या ऐसा होता है? मुझे तुम लोग इतना बताओ कि अगर हम लोग, मिस्टर बी बोलेगा हम 5,000 ही लौटाएंगे, तो क्या मिस्टर ए के लिए बात सही रहेगा? बोलो, क्या ये 5 साल नहीं तो क्या इसके साथ क्या देना पड़ेगा? क्या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा अमाउंट को यहाँ पर क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट जो देना पड़ेगा इनको, उसी को इंटरेस्ट बोला जाता है। अब इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा वो तो इनके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब मान लो कि इन्होंने बोला कि जो है 2% इंटरेस्ट, 2% पर एनम इंटरेस्ट बेसिस पे देना है। इसका मतलब कि 100 रुपए अगर उधार ले रहे हो, 2% का मतलब क्या होता है? 2/100। ये क्या है? ये है इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, 2% पर एनम। तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। और ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोगों का जो अमाउंट हम लोगों ने उधार दिया है, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो 1 साल बाद आप मुझे 102 रुपए लौटाइए, ठीक है। ये देखो, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 2% इंटरेस्ट रेट का मतलब, अगर अभी हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो 1 साल बाद, ये मैंने 1 साल बना दिया, 2 रुपए के साथ उसे लौटाओ, यानी 102 रुपए लौटाओ, इसका मतलब यही हुआ। तो उसी बेसिस पे अगर कोई किसी को 5,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रखा है, तो 2 साल बाद कितना लौटाएगा? ये तो मैंने 1 साल दिखाया। अब इसी कंसेप्ट में अगर हम लोग चेक करें कि 5,000 रुपए दिया है,
2 साल बाद, 2 साल के लिए तो कितना इंटरेस्ट देगा, तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 साल के लिए हो रहा है, देखो 5,000 पे 2% लगाओ, 2%, 5,000 पे 2% लगाएंगे तो कितना हो गया, 100 रुपए। फिर 5,000 पे 2% लगाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का फिर से 100 रुपए, तो 100 रुपए और 100 रुपए, ठीक है, तो 200 रुपए। यानी यहाँ पर जब रिटर्न होगा तो 5,200 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट पे कर रहा है कौन, मिस्टर बी मिस्टर ए को, क्योंकि उन्होंने उनसे उधार लिया था और जब लौटाया तो उसके साथ ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, इसे बोला जाता है इनिशियल और प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के रिटर्न करेंगे। अब इसी चीज को बोला जाता है इंटरेस्ट। ये हो गया इंटरेस्ट पेड मिस्टर बी के तरफ से और मिस्टर ए के तरफ से इंटरेस्ट रिसीव। और इंटरेस्ट रिसीव का हम और एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने बैंक में एफडी कर दिया, ठीक है, बैंक में हम लोगों ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर दिया। सपोज फिक्स डिपॉजिट किया है 80,000 का, ठीक है, 80,000 का फिक्स डिपॉजिट किया है फॉर मान लो 1 ईयर, ठीक है, फॉर मान लो 1 ईयर। अब बैंक ने बोला है ठीक है, आपको हम 80,000, आपको जब हम रिटर्न करेंगे 1 साल बाद 80,000, मतलब बैंक में ले जाके हम लोगों ने 80,000 डिपॉजिट कर दिया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए। बैंक बोल रहा है आपको जब रिटर्न करेंगे ना तो आपको हम लोग 82,000 देंगे। 1 साल में उन्होंने कितना इंटरेस्ट दे दिया, 2,000 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हमें मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया हम लोगों ने, ठीक है। अब जैसे जब पे होता है तो हमेशा एक पार्टी के लिए रिसीव, एक पार्टी के लिए पे, जैसे मिस्टर बी के लिए ये पेड अमाउंट था इंटरेस्ट का, मिस्टर ए के लिए रिसीव्ड अमाउंट था। देखो जो मेन पैसा है वो तो लौटा नहीं पड़ेगा, अगर मैंने किसी से 5,000 उधार लिया, मुझे 5,000 तो देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ सकता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। और जैसे बैंक में मैंने एफडी किया, अब एफडी लोग क्यों करते हैं, बैंक में क्यों पैसा रख रहे हैं, एफडी एफडी करके क्यों रख रहे हैं, बैंक में अलग अलग तरीके का डिपॉजिट होता है, लाइक जैसे सेविंग्स वगैरह भी होता है, तो एफडी में क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज बैंक बता देता है कि आप कितने दिन का एफडी करना चाहते हो, जैसे कि 1 ईयर का, 1 ईयर 6 मंथ्स का, अलग अलग स्कीम होता है, 5 साल का, 10 साल का, तो आपको एक्स्ट्रा जो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव। ये तुम लोग को थोड़ा बहुत पता है कि इंटरेस्ट का बात होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड या रिसीवेबल होता है। बट ये क्यों होता है, ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया, उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे कि इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया, ताकि तुम लोग को थोड़ा एक नॉलेज हो जाए कि इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो इंटरेस्ट चार्ज करने का जो कुछ पॉइंट है उसमें से ये देखो, सबसे पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर है इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रिस्क फैक्टर। तो ये जस्ट समझने के लिए इसके साथ हमारे मैथमेटिकल चैप्टर का, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहे तो अभी मैथ स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे पता है तुम लोग को ये वाला चीज थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन एक थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया है। तो उसके लिए देखो पहला पॉइंट क्या दिया है इन्होंने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन। फोर्थ पॉइंट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो इसमें क्या बोल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है दैट द वैल्यू ऑफ मनी, यूनिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ पैसे का जो वैल्यूएशन है वो चेंज होते जाता है। जैसे मान लो कि आज से 5 साल पहले एक जो है पेन का दाम जो होता था, ठीक है, मान लो 2 साल पहले ही, ठीक है, 2 साल पहले मान लो तुम लोगों ने पेन खरीदा होगा, अब वो पेन का देखना कि प्राइस में पहले मान लो जो पेन 10 रुपए का मिलता था अभी वो 12 रुपए का हो गया है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब टाइम के साथ साथ पैसे का वैल्यूएशन में चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने 2 साल के लिए उधार दिया मिस्टर बी को, अब मिस्टर बी अगर रिटर्न में वही 10,000 ही देंगे तो इनके लिए लॉस है। क्यों, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के साथ साथ वैल्यूएशन कम हो गया। अब ये मिस्टर ए ने जो 5,000 रुपए मिस्टर बी को उधार दिया था, वो पैसा जब ये रिटर्न करेंगे तो अगर 5,000 ही करते हैं तो इनके लिए लॉस होगा, इसीलिए क्योंकि
सपोज इन्होंने सोचा था कि 5,000 से एक मोबाइल खरीदेंगे, लेकिन ये फ्रेंड है, इन्होंने बोला कि मुझे दो, बहुत जरूरत है, तो इन्होंने दे दिया। अब मान लो वो सोच रहे ठीक है हम 2 साल बाद मोबाइल ले लेंगे, बी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब 2 साल बाद मोबाइल लेने जाएंगे तो उस मोबाइल का प्राइस सपोज हो जाएगा 5,200, ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू मनी बोल रहे हैं हम, एक एग्जांपल दे रहे हैं। तब इन्हें ये 5,000 2 साल बाद वही मोबाइल का वैल्यू 5,200 क्यों हो गया? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ जो है परचेसिंग पावर जो है वो कम होते जाता है। तो फिर यहाँ पर एटलीस्ट 200 रुपए इन्हें चाहिए, इन्हें पता है कि तब जाके वो मोबाइल खरीद सकते हैं। तो इन्हें अगर मिस्टर बी 5,000 ही रिटर्न करेंगे 2 साल बाद तो इनके लिए लॉस हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एक स्टोरी के साथ समझा है कि इंटरेस्ट क्यों देना पड़ता है, इसीलिए देना पड़ता है बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। टाइम बेसिस पे पैसे का वैल्यूएशन जो है चेंज होते जाता है। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। आज के पैसे का वैल्यू फ्यूचर में जो रिसीव होगा उससे जो है ज्यादा होता है। ये देखो, मतलब यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मैंने बोला अलग तरीके से, बोल रहा है कि सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो मिलेगा उसका वैल्यूएशन आज के पैसे से कम होगा। मतलब सीधा सा बात यही है कि आज के डेट का 5,000 इक्वल टू आज के डेट का 5,000 जो मिस्टर ए मिस्टर बी को उधार दे रहे, 5,000 का वैल्यू 5,200 के बराबर हो जाएगा 2 साल बाद। मतलब आज 5,000 में जो चीज मिलेगा 2 साल बाद उसी चीज को 5,200 में खरीदना पड़ेगा, ये चीज बताया जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में जो पैसा रिसीव होगा उसका वैल्यू आज के पैसे से कम है। मतलब 5,000 का वैल्यू जो है वो 5,200 के बराबर हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहा है फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसका वैल्यूएशन आज के मुकाबले कम है। आज अगर तुम्हारे पास 100 रुपए उसका जो वैल्यू है 1 साल बाद वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आज किसी के पास 10 लाख है तो 2 साल बाद उस 10 लाख का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो ये जो कम होते जा रहा है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के साथ साथ कम होते जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम विल बी लेस देन मनी रिसीव्ड टुडे, ठीक है। तो आज ये बोल रहा है आज के डेट पे प्रेजेंटली जो पैसे का वैल्यूएशन है वो अगर हम लोग कुछ दिन बाद रिसीव करते हैं तो वो वैल्यूएशन कम हो जाता है, तो मुझे उसका कंपेंसेशन चाहिए होता है। जैसे देखो मैंने बैंक में एफडी कर दिया, बैंक वाले मुझे 2,000 ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अरे खुश हो गए, चलो हमारा 80,000 जो है 2,000 ऐड होके 82,000 हो गया। लेकिन बात ये नहीं कि वो हमें फ्री में कुछ दे रहे हैं। एक्चुअली बैंक का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बैंकिंग कंपनी भी होता है। अगर इन फ्यूचर में कभी मौका मिले तो तुम लोग पढ़ सकते हो, डिपेंड करता है कि सिलेबस में रहेगा कि नहीं रहेगा आगे जाके। तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक जो हमसे पैसा डिपॉजिट लेता है, मतलब हम लोग अपने मन से देते हैं, ऐसा नहीं कि जाके ले लेता है, ठीक है। अब एफडी करते हैं, सेविंग्स करते हैं, बैंक उस पैसे को मार्केट में लगाता है, ठीक है। मार्केट में लगा के रिटर्न काफी ज्यादा कमाता है, हमें उसके मुकाबले कम ही रिटर्न देता है, ठीक है। ये 80,000 को बैंक जो है 1 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर मान लो वो 84,000 कमा लेता है, मतलब 4,000 कमा रहा है तो हमें 2,000 ही देगा, ठीक है। मतलब ये बैंक का बिजनेस है, बैंक का बिजनेस इसी तरीके से चलता है। बैंक ये पैसा लेके बैठा थोड़ी है कि हमें 2,000 एक्स्ट्रा दे देगा, नहीं। वो हमें क्या करेगा, वो मार्केट में उस पैसे को लगाएगा, फिर हमसे जो बात हुआ है उस हिसाब से, उस स्कीम के हिसाब से हमें अपना इंटरेस्ट दे देगा। अब बैंक हमें क्यों इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि बैंक को भी पता है टाइम के साथ साथ ये 80,000 82,000 ही होने वाला है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। जैसे मान लो किसी के पास जमीन जायदाद है तो हम लोग बोलते हैं ना 5 साल बाद बेचेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे 5 साल बाद उस पैसे का वैल्यूएशन भी तो कम हो जाएगा। अगर आज कोई मान लो तुम लोग के पास कोई जमीन जायदाद है, आज उसका वैल्यू है 1 करोड़, अब तुम लोग सोच रहे हो 5 साल बाद बेचेंगे, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे 3 करोड़ मिलेगा। लेकिन 1 करोड़ का जो आज के डेट का वैल्यूएशन है वो कुछ दिन बाद 3 करोड़ के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मतलब मैंने कुछ ज्यादा इन्फ्लेशन बता दिया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि एक ही बात है, आज बेचोगे तो आज के हिसाब से जो पैसा मिलेगा उसका वैल्यूएशन आज के हिसाब से होगा, और बाद में बेचोगे तो उसका वैल्यूएशन वो क्वांटिटी में ज्यादा दिखता है, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वही है। तो इन्होंने 5,000 दिया और बदले में 5,200 लिया, तो ये अगर सोच रहे कि मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं, तुमने दो साल सैक्रिफाइस भी तो किया। ये 2 साल ये पैसा कहीं और भी तो लगा सकते थे, बिजनेस वगैरह में लगा के इन्वेस्ट कर सकते थे। इन्होंने अपना खुशी सैक्रिफाइस किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इन्होंने मोबाइल नहीं खरीदा। अब ये तो मैंने एक फ्रेंड वाला रिलेशन बताया, लेकिन बहुत से लोग ऐसा जो है जब मतलब लोन वोन देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपने पैसे को सैक्रिफाइस कर लेते हैं, दूसरे को देते हैं, और उस सैक्रिफाइस का वैल्यू इनको मिलता है, ठीक है। उस सैक्रिफाइस का इनको लग रहा है कि हाँ मेरा बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, हम दे देते उधार, मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
वो हमारा थिंकिंग है, लेकिन एक्चुअली जो है इंटरेस्ट जो है वो किस हिसाब से होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया हुआ है, क्योंकि पैसे का वैल्यूएशन जो है टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, तो इंटरेस्ट देना या लेना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, ताकि इक्विवेलेंसी रहे, ठीक है। 5200 ये जो है ये इक्विवेलेंट टू 5000 ही है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि यहाँ पर हम समझा देते हैं, तुम लोग चाहो तो ये सारी चीजों को पढ़ लेना, हम जस्ट समझा देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जो उधार दे रहे हैं वो चाहते तो उस पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है, कुछ और जो है और काम में लगा सकते थे, उससे कुछ उन्हें रिटर्न मिल सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने किसी और को उधार दिया, ठीक है, किसी और को उधार दिया, तो इसके बदले वो एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट पेड का कंसेप्ट आता है। ये देखो, द लेंडर हैज अ चॉइस बिटवीन यूजिंग हिज मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो उधार दे रहे हैं उनके पास एक चॉइस है कि वो चाहे तो उधार नहीं देके उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई गोल्ड खरीद लिया, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पैसे को उधार दे रहे हैं, इफ ही चूजन वन ही फॉरगोज द रिटर्न फ्रॉम ऑल अदर्स, अगर वो कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं तो बाकी ऑप्शन नहीं ले पाते। जैसे मान लो मेरे पास ऑप्शन है, या तो बैंक में एफडी कर दे, या तो गोल्ड खरीद ले, या तो किसी को उधार देके इंटरेस्ट अर्न कर ले, या तो एफडी कर ले। अब जो भी ऑप्शन लेंगे दूसरा ऑप्शन मेरा सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने गोल्ड नहीं खरीदा, मैंने एफडी नहीं किया, मैंने किसी को उधार दिया, तो मैंने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसे सैक्रिफाइस किया, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तब वो मुझे जो रिटर्न देगा तो उसमें इंटरेस्ट के साथ देगा। इन अदर वर्ड्स, लेंडिंग इनकर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू द पॉसिबल अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द लेंट मनी, ठीक है, जो पैसा हम लोग उधार दे रहे हैं उसके और भी पॉसिबल जो है यूजेस हो सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वो सैक्रिफाइस करके किसी को उधार दिया, तो वो हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देगा उस पैसे का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जिसे इंटरेस्ट बोला जाता है। अब इन्फ्लेशन की वजह से तो देना ही पड़ेगा, जो कि ये देखो इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ते हो, मोस्ट इकोनॉमिस्ट जनरली एग्जिबिट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मतलब लगभग ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए ही है, टाइम के साथ साथ पैसे का परचेसिंग पावर जो है ये कम क्यों होते जा रहा है, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इन्फ्लेशन है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोनों ही मिलके हो रहा है। मतलब हमारे देश में क्या है, इन्फ्लेशन, ऐसा तो नहीं है कि आज जो चीज 10,000 में मिल रहा है कल भी 10,000 में मिलेगा, 10 साल बाद भी 10,000 में मिलेगा, नहीं। जैसे तुम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो ना, जब तुम लोग छोटे थे तो मान लो कुछ भी स्नैक्स वगैरह मार्केट से खरीद के खा रहे हो, या फिर मान लो कुछ भी बिस्किट्स खा रहे हो, मैगी मैगी वगैरह तो सब कोई खाती हो, तो मान लो जो मैगी वगैरह खा रहे हो, तो वो पहले क्या प्राइस था, अभी वो धीरे धीरे क्या होता है, कम कभी नहीं होगा, मतलब क्या है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, कम कभी नहीं होगा, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से ही इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है पीपल प्रेफर टू हैव देयर रिसोर्सेज अवेलेबल इन ए फॉर्म दैट कैन बी इमीडिएटली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश रादर देन ए फॉर्म दैट टेक्स टाइम और मनी टू रियलाइज। बोल रहा है कि मेरा लिक्विडिटी कंसेप्ट खत्म हो जाता है जब हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं ना, मेरा लिक्विडिटी कंसेप्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा ऐसा एक चीज है, वो एक लिक्विड फॉर्मेशन है, ठीक है, लिक्विड चीजों को जिसमें जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर की तरह बन जाता है। जैसे पानी को देखो ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास के आकार का हो जाता है, उसे बॉटल में डालोगे तो बॉटल के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कैश अगर हमारे पास रहता है तो हम उसे किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे जरूरत के हिसाब से। लेकिन अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं, ठीक है, या फिर बैंक में एफडी वगैरह कर देते हैं, तो हमारा लिक्विडिटी जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एफडी वगैरह को हम लोग जो है अचानक से उसे तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं लेकिन उसमें हमारा ही लॉस है। लेकिन मेरे पास अगर मेरा लिक्विड कैश रहता है तो उसे हम जैसे मन चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब कारण से इंटरेस्ट दिया जाता है कि लोग अगर उधार दे रहे हैं या बैंक में एफडी कर रहे हैं या फिर कोई भी स्कीम फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपना लिक्विडिटी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसीलिए उनको इंटरेस्ट देना चाहिए। वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि इस पैसे को चाहे तो कहीं और भी लगा सकते थे, तो इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन की वजह से तो लोगों को जो है पैसे का जो वैल्यू है वो जरूर कम हो जाएगा, तो उतना तो कंपेंसेशन मिलना ही चाहिए। सेम फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क फैक्टर। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि अगर हम लोग किसी को जब उधार देते हैं, अगर वो हमें पैसा रिटर्न ना दे, जैसे ये वाला कंसेप्ट, मान लो मिस्टर भी 2 साल बाद जो है पैसा लेके भाग गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट
इंसॉल्वेंट हो गए, तो रिस्क फैक्टर तो है ही कि 2 साल बाद पता नहीं मिस्टर बी दे पाए नहीं दे पाए, तो रिस्क फैक्टर की वजह से भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया। मतलब ये जो 200 रुपए इंटरेस्ट है ना, ये सिर्फ इन्फ्लेशन के वजह से नहीं, ये सारे फैक्टर्स को लेके जो है एक पर्टिकुलर रेट चलता है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट होता है। जैसे बैंक में देखोगे, होम लोन लोगे उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है, ठीक है, बिजनेस लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है एक तो अलग अलग सेक्टर में, जैसे बिजनेस के लिए अलग होता है रेट, होम के लिए अलग होता है। और उसके साथ साथ क्यों इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बिकॉज जो भी पैसा उधार दे रहा है या फिर जो भी पैसा उधार ले रहा है, उसे दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर हम इतने दिन बाद किसी को पैसा रिटर्न करेंगे तो मुझे उसको क्या क्या चीज कंपेंसेट करना चाहिए। वो अपना लिक्विडिटी प्रेफरेंस सैक्रिफाइस किया, उसका कंपेंसेशन होना चाहिए इंटरेस्ट के तौर पे, उसने उसके लिए इन्फ्लेशन भी काम करेगा, तो फिर इंटरेस्ट के तौर पे वो भी जो है सब्सटीट्यूट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब्सटीट्यूट होना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेम चीज है इन्फ्लेशन के तरह ही, रिस्क फैक्टर, ये सारी चीजों को जो है कंपेंसेट करके हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। एक ही बात है, देखो एक जन रिसीवर एक जन तो गिवर होगा ही। जैसे देखो यहाँ पर मिस्टर ए, इनको ये रिसीवर है ये पेयर है, बैंक और जो हम लोगों ने बैंक में एफडी किया उसमें अगर देखो तो बैंक पेयर हो जाएगा इतने का और हम लोग रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड भी होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होगा, हमेशा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देख लो वहां पर एक पार्टी पेएबल होगा एक पार्टी रिसीवेबल होगा। तो ये जस्ट मैंने तुम लोग को एक जनरल नॉलेज दिया कि किस तरीके से इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया है, ठीक है, इंटरेस्ट क्यों लेना या देना पड़ता है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें पहला पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का अगर जो मेन पॉइंट है वो देखो तो हमेशा इंटरेस्ट जो है वो हर साल एक ही जैसा रहेगा। इसका मेन पॉइंट है इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी, किसी के पैसे को यूज करने के लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसा उसे रिटर्न में दे रहे हैं, जो उधार लिया वो तो देना ही पड़ेगा, जो उधार लिया वो तो देना ही पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा दे रहे दैट इज इंटरेस्ट। इफ यू बोरो और लेन, मतलब अगर हम लोग उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, सम मनी फ्रॉम और टू ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, यू वुड पे और रिसीव। अब पे कब होगा, जब बोरोअर होंगे, रिसीव कब होगा, जब लेंडर होंगे, ठीक है। मोर मनी देन योर इनिशियल बोरोइंग, जो पैसा लिया था उधार उससे ज्यादा ही रिटर्न देना पड़ेगा, और जो एक्सेस हम लोग पे करते हैं उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू बोरो 50,000 फॉर ए ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है कि 50,000 हम लोगों ने एक साल के लिए बोरो किया है, ऐसे ये एक साल दिखाया मैंने, ठीक है। 50,000 यहाँ पर बोला है 50,000 फॉर ए ईयर एंड यू पे और रिसीव। अब कोई भी एक कंसेप्ट ले सकते हैं, या तो हम लोग पेयर होंगे या तो रिसीवर। अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 55,000 एक साल बाद पे करना पड़ेगा, 55,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, आफ्टर 1 ईयर द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल बोरिंग, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आया वही इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 50,000 जो है लोन लिया था और 55,000 रिटर्न किया, तो उस केस में हम लोग का जो डिफरेंस आया 5,000 का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। अगर हम लोगों ने लोन दिया था तो इंटरेस्ट पेड होगा इफ लोन टेकन, ठीक है। और यही अमाउंट को हम लोग इंटरेस्ट रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट इफ लोन गिवन। अगर लोन दिया है किसी को तो ये जो पैसा मिलेगा वो हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर कुछ टर्म पता होना चाहिए, लाइक प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड अमाउंट, वो बताते हैं। देखो क्या होता है प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है हम लोग का ये वाला 50,000, जो पैसा हम लोग उधार में लिए हैं दैट इज प्रिंसिपल, या फिर इसे इनिशियल अमाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। जो अमाउंट लोन दिया या लिया जाता है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट हुआ इसे हम लोग बोलते हैं, ये देखो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट को ऐसे 5,000, इसे हम लोग कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं, ये रहा कैपिटल आई से, ठीक है।
अच्छा, ये जो 55,000 हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं अमाउंट और एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेट करने का मतलब ओवरऑल टोटल, कि आपको 50,000 तो देना ही है, आपने वो लोन लिया है, प्लस 5,000 भी देना है। तो अमाउंट और एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ये इसको ए से डिनोट करते हैं, और ये अमाउंट है हम लोग का यहाँ पर 55,000, हम यहाँ पर लिख देते हैं 55,000, ये ए से डिनोट होता है, ठीक है। अच्छा, पी हो गया, आई हो गया, ए हो गया। अब एक चीज और भी निकालना पड़ेगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं था। रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर या स्मॉल आई, ठीक है, ये कैपिटल आई, ये स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन में भले ही हमें नहीं दिया है, हम लोग निकाल सकते हैं। 5,000 इंटरेस्ट देना है एक साल में, आउट ऑफ 50,000, इनटू 100 कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10% पर एनम, क्योंकि पूरे एक साल में हुआ। अब देखो 50,000 पे 10% 5,000 ही होता है, तो इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया? 10% पर एनम, ठीक है। ये आई या आर से डिनोट किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में ना भी रहे तो हम लोग निकाल सकते, सीधा सा कंसेप्ट है। कैसे? ये 5,000 एक्स्ट्रा दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम लोगों ने 50,000 बोरो किया था, आउट ऑफ 50,000 5,000 जो है एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना है, तो 5,000 आउट ऑफ 50,000 इनटू 100 करने से ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे अलग अलग जो फॉर्मूला होगा, जो कि फॉर्मूला बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा, ये देखो यहाँ पर I इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अच्छा, टी मैंने नहीं लिखा है, टी भी लिखवा देते। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम 1 ईयर। ये एग्जाम्पल के हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ये एक साल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या क्या होगा। आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ऐसे होगा। ए इक्वल टू होगा पी प्लस आई। अब कैसे समझोगे? देखो सीधा सा बात है। ए का मतलब क्या है, हम पहले ए समझाते हैं। ए का मतलब है टोटल अमाउंट जो पेबल या रिसीवेबल होगा। तो अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो 50,000 के बदले 55,000 पे करना पड़ेगा। तो ए का मतलब हो गया 55,000। ये हम लोगों ने कैसे अंदाजा लगाया? अच्छा, मुझे 50,000 मिल रहा है, ठीक है, लोन मुझे 50,000 का मिल गया। जब मैं एक साल बाद रिटर्न करूंगी तो मुझे कितना देना पड़ेगा? और भी 5,000 देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 55,000। दैट इज ए, ठीक है। जो टोटल मुझे पे करना पड़ेगा दैट इज ए। अब मुझे पे क्या करना है? जो लिया है प्रिंसिपल वो तो देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो देंगे दैट इज इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया? पी, और ये क्या हो गया? आई। आई मतलब इंटरेस्ट, जिसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई नहीं। स्मॉल आई का मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये देखो P प्लस आई, ए का मतलब P प्लस आई। और स्मॉल, ये कैपिटल आई कैसे निकालेंगे? कैपिटल आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ये देखो, कैपिटल आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। वो कैसे? इंटरेस्ट अमाउंट, ये देखो इंटरेस्ट अमाउंट, ये कैसे निकलेगा? मैंने फॉर्मूला बोला P इंटू आर इंटू टी, आर परसेंटेज इंटू टी। तो P का मतलब है हम लोगों ने जो पैसा उधार लिया 50,000, ठीक है। आर का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 10%। टी का मतलब है कि जितने दिन के लिए लिया, एक साल के लिए लिया, तो 50,000 पे 10% कितना होगा? 5,000, ठीक है। तो इस तरीके से आई निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल ये दो फॉर्मूले से ही हम लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी को जो है अलग अलग तरीके से, अच्छा हाँ, और एक भी बता देते हैं। अगर तुम लोग को कभी आर दे दे निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे? आई डिवाइडेड बाई पी इंटू 100, इससे निकल जाएगा। अभी मैंने दिखाया ये वाला, देखो, ठीक है। तो फॉर्मूले की तरह उतना मत सोचो, ठीक है। ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे करके कैलकुलेट कर रहे, तो आसानी से ही कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा हाँ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट या फिर इसे ना बैलेंस भी बोला जाता है। ये वाला, इसके आगे बैलेंस भी लिख लो। इस वैल्यू को बैलेंस या अमाउंट और एक्यूमुलेटेड अमाउंट के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, एन्युटी भी है, तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है, ये देखो। ये वाला फॉर्मूला ही मैंने अपने हिसाब से लिखवाया। आई इक्वल टू पी आई टी लिखा है, मैंने पी आर टी लिखा है। तुम लोग आई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी देखो बता दिया है कि हम लोग आई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल आई यानी कि रेट, कैपिटल आई यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ए मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल या इनिशियल वैल्यू, आई मतलब एनुअल इंटरेस्ट रेट, आई मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट,
ये कैपिटल आई, टी मतलब टाइम्स इन ईयर, ठीक है। हाँ, टी का एक याद रखो, टी का टाइम्स इन हमेशा क्या होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। तो ये टाइम इन ईयरली। बस अब हम लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, तुम लोग ही बताना क्या होगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम एक करके दिखा रहे हैं, उसके बाद से तुम लोग मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। तो तुम लोग का सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा क्वेश्चन होता भी नहीं, मेनली एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट से होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा तो वो भी नहीं कर पाओगे। इससे भी होता है क्वेश्चन, लेकिन ये आसान होता है। देखो, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, कितना इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर सकते हैं ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो मुझे ये बताओ कि ये 2000 क्या है, 6% क्या है और 2 क्या है। 2000 को हम लोग क्या बोलेंगे, हम एक बताते हैं। 2000 को बोलना चाहिए इनिशियल अमाउंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, मतलब कहीं एफडी वगैरह कर रहे होंगे तभी इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर उधार दे रहे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। किसी को उधार दे रहे तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। 6% को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और 2 years को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। जितने टाइम के लिए हम लोग ये पैसा दे रहे हैं। तो हम लोग को पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाने से निकलेगा। और बिना फॉर्मूले के करोगे तो कैसे कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर ऐसे बोला है 2000 रुपीज हम लोगों ने दिया है, ठीक है, उधार पे 6% इंटरेस्ट के तौर पे 2 years के लिए। अच्छा, तो 2 years, 1 2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना हम लोग अर्न करेंगे 2 साल में, और इंटरेस्ट रेट है एट द रेट ऑफ 6%। अब कुछ नहीं बोला है तो पर एनम हमेशा, ठीक है, मतलब ईयरली। तो 2000 पे 6% का इंटरेस्ट लगने से पहले साल इंटरेस्ट कितना होगा बोलो, फिर हम फॉर्मूले में बताएंगे। तुम लोग नॉर्मली बताओ कि 2000 रुपए तुम लोगों ने किसी को उधार दिया है और बोला है कि ईयरली 6% इंटरेस्ट ले लोगे, तो मुझे बोलो 2000 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल। अरे बोलो, 2000 पे पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 120। 120, अच्छा देखते हैं 2000, ठीक है, इस पे 6% लगा लो, कितना हो जाएगा। 120, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर। तो नेक्स्ट ईयर भी इसी 2000 पे ही लगेगा। ये 120 कैसे निकला, 2000 इंटू 6% इंटू 1 year करके, ठीक है। फिर से जब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर तरीके से 2000 इंटू 6% इंटू 1 year, फिर से कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न। तो इंटरेस्ट कितना हुआ बोलो, इंटरेस्ट कितना मिला हमें, बोलो इंटरेस्ट कितना मिला। इंटरेस्ट का मतलब अमाउंट है 240। 240, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240 रुपीज का हम लोग को इंटरेस्ट मिला, यही पूछा था। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बोलो अमाउंट कितना हुआ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो क्या बोलोगे, या फिर फाइनल वैल्यू कितना हुआ, इस स्कीम का फाइनल वैल्यू कितना हुआ। हम लोग को 240 इंटरेस्ट मिल गया, हम लोगों ने कहीं 2000 रुपए जमा किए होंगे, उसके बदले हमें स्कीम के हिसाब से ये पैसा मिला, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हुआ, फाइनली हमें कितना पैसा मिल गया। हम लोगों ने जो 2000 दिए थे वो तो मिला ही मिला, साथ में 240 भी मिला, यानी 2240, ये हम लोग का ए निकल के आया। अब इस चीज को हमें करना है फॉर्मूले में। तो ये आई क्या है, आई है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का ही बात हो रहा है। तो आई कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी, पी आर टी। तो देखो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, 2000 पी है, आर का मतलब 6%, और टी का मतलब 2 साल है, तो इसमें 2 लगा दो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना निकल के आता है, 2000 इंटू 6% इंटू 2, देखो 240 डायरेक्ट निकल के आएगा, हमें इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया,
2000 पे 6% करके 2 साल का, 2 इयर्स का। जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, कभी डेप्रिसिएशन तो किए होगे, मैंने अभी नहीं करवाया, लेकिन तुम लोगों ने कभी डेप्रिसिएशन किया है या फिर कभी भी मतलब फाइनल अकाउंट्स वगैरह में भी अगर किया है तो कैसे करते हैं? एसेट का वैल्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू क्या होता है, जितने दिन के लिए वो एसेट यूज हो रहा है, तो जितने दिन के लिए हमारा पैसा यूज हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जो रेट डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है। तो ये 6% के हिसाब से बस वही है। तो यहाँ पर ये 240 हो गया। तो हम लोगों ने कैसे निकाला आई, ये 240 इस तरीके से निकालना पड़ेगा। हम लोग पूरा दो दो बार लिख के नहीं करेंगे, ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना एमसीक्यू के लिए, फटाफट होगा। ये देखो यहाँ पर 240। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओ। बोल रहा है कि सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न? उनके पास कितना इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा? बोलो क्या होगा, कैसे करके निकालोगे? बोलो, ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है, बताओ कैसे करके निकालोगे? सानिया डिपॉजिटेड 50,000, तो मुझे बोलो 50,000 को हम क्या बोले, ये क्या अमाउंट है? अगर ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। 50,000 क्या है, इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, करेक्ट। अगर तुम लोग बैंक में 50,000 लेके जा रहे हो डिपॉजिट करने के लिए, तो तुम लोग का पैसा है ना, तुम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तुम लोग बैंक में क्यों एफडी कर रहे हो? कि तुम लोग कुछ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो 50,000 का एफडी कर दिया। अब तुम लोग नहीं कर रहे हो, सानिया बोल के कोई है वो कर रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? 50,000 हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है या इनिशियल अमाउंट है? ये तो देखो कंसेप्ट से ही पता चल रहा है कि मेरा पैसा है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा इनिशियल वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद फॉर 2 years, 2 years को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 years को किससे डिनोट करें, बोलो? 2 years क्या बता रहा है? टाइम। टाइम, तो इसको टी से डिनोट करेंगे। अच्छा, फिर देखो विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम, मतलब कभी एफडी करोगे ना तो वहां रेट आज ही देखना, कभी किसी भी बैंक के साइट में जाके देखो कि अगर मुझे एफडी करना है तो देखना वहां रेट लिखा हुआ था। रेट का मतलब क्या है? ये 5.5% का मतलब क्या है कि 100 रुपए में 5.5 रुपीज मिलेगा। मतलब अगर कोई पर एनम का मतलब 1 साल, 1 साल के लिए अगर बैंक में 100 रुपए रखेगा, 100 रुपए तो लोग नहीं रखेंगे, हम जस्ट एग्जाम्पल बोल रहे हैं। ये 5.5% का मतलब क्या होता है कि 5.5 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि ये किस चीज का रेट है? इंटरेस्ट रेट है। तो ये तो क्वेश्चन में बता ही दे रहा है, इंटरेस्ट रेट, जो कि हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है। तो 5.5% को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, किस चीज से डिनोट करें? इंटरेस्ट। हाँ, तो इसको लिखे क्या, बोलो? उसका हैबिट करना पड़ेगा। जैसे पी है, टी है, इसको क्या लिखेंगे? देखो ना कॉपी में, इसको क्या लिखेंगे? आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लिखेंगे? आर या फिर स्मॉल आई। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न, तो इंटरेस्ट कितना है कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? ये वाला, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है कैसे निकालेंगे? आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी आर टी, ठीक है। तो पी कितना हो गया? 50,000। आर का मतलब हमेशा परसेंटेज में होता है, रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। तो 5.5% लिखो या डिवाइडेड बाई 100 लिखो, एक ही बात है। 2 years, अब कैलकुलेट करके देख लो कितना होता है। 50,000 इंटू 5.5% इंटू 2, 5,500। देखो 5,500 इंटरेस्ट, ये देखो 5,500, ठीक है। अच्छा, अब ये आई होप कि समझ में आया। अब ये बताओ कि इन एग्जाम्पल 2, मतलब अभी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बताओ। एग्जाम्पल 3 हमें पूछ रहा है कि एग्जाम्पल 2 को कंटिन्यू करते हुए व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताओ। 55,500। हाँ, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक में ले जाके दिए थे 50,000, ठीक है। 2 साल बाद बैंक वाला हमें लौटा रहा है कितना, वही हमारा फाइनल वैल्यू 55,500। वो ये इंटरेस्ट देगा, उसी लालच में तो हम लोगों ने पैसा जमा किया। सोचो ना, क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि घर पे रहेगा तो हम लोग पैसे को बढ़ा नहीं सकेंगे, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, देखो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आप बैंक में एफडी कर दो, जो कि थोड़ा सिक्योर होता है, शेयर मार्केट में लगा सकते हो, थोड़ा कम सिक्योर होता है, ठीक है। मतलब बैंक तो बहुत ज्यादा सिक्योर है ना, कुछ और स्कीम कर सकते हो। तो ये रिटर्न पाने के लिए ही तो किया था। तो 55,500 फाइनल वैल्यू हो गया इन्वेस्टमेंट का।
और ये देखो, ये तुम लोग को बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तुम लोग को कोई पूछ ले कि हम बैंक में एफडी करना चाहते हैं, कौन सा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कौन सा मेरा सही रहेगा, किसमें कितना रिटर्न हो रहा है, तो फिर तुम लोग कैलकुलेट करके दोगे। ये चैप्टर तो हमें वही सिखाएगा कि हमें कौन सा जो है स्कीम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन द बैंक फॉर 2 years at simple interest rate for 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? ठीक है, बोल रहा है सचिन ने डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपए बैंक में, ठीक है, 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया है 2 साल के लिए एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। मतलब यहाँ भी 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ भी 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, तो कितने इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया होगा, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, उनका फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो बताओ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहले बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलो। 12,000। 12,000। ये देखो, P इंटू आर इंटू टी है ना, इंटरेस्ट आई, P का मतलब 1 लाख, 1 लाख रुपए हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 1 लाख, ये 6% इंटू 2, ये देखो 12,000, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब फाइनल वैल्यू बताओ। 1,12,000। हाँ, 1,12,000। 1 लाख तो बैंक दे देगा हम लोग को, ठीक है, मतलब सचिन को 1 लाख तो जरूर दे देगा, साथ ही साथ 12,000, यानी 1,12,000 ये टोटल अमाउंट दे देगा बस। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, 1,12,000। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल 5, मतलब कंसेप्ट एक ही है, पूछा कुछ और जा रहा है। अभी तक हमें क्या पूछा गया है, देखो अभी जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक, हर एक क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट और फाइनल वैल्यू, इंटरेस्ट और फाइनल वैल्यू इस तरीके से पूछा है। अभी देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या पूछ रहा है, पी, आर, टी या फिर आई, क्या पूछ रहा है बोलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, आर। आर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है यानी आर पूछ रहा है, ये हमेशा पर एनम में निकलेगा, ठीक है। इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, तो मुझे ये बताओ, ये 1000 क्या है और 1050 क्या है। हम फिर से रीड कर रहे हैं, बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट बता दो इफ द अमाउंट ओड, जो पैसा उधार लिया गया था आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद वो बन चुका है 1050, बोरोड अमाउंट जो बोरो किया गया था वो था 1000 रुपीज। तो मुझे बोलो कि ये 1000 क्या है, पी है, टी है, आई है। आर तो सिलेक्ट हो गया कि आर निकालना है, पी टी आई में से पी कौन सा है, टी कौन सा है, आई कौन सा है, प्रिंसिपल है। ये वाला प्रिंसिपल है, 1000 रुपीज प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम लोगों ने 1000 रुपीज उधार लिया था। अब ये 1050 क्या है, यहाँ एक ए भी लगाते हैं, बोलो 1050 क्या है, पी भी मिल गया, ये अमाउंट है। ये अमाउंट है, करेक्ट। देखो बोल रहा है कि जो पैसा हम लोगों ने उधार लिया था 1000 रुपए, 6 महीने बाद आफ्टर 6 months वो इतना हो गया है, मतलब हम लोगों को 50 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। इसका मतलब आई का वैल्यू कितना निकल के आया, 50। मतलब हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें डेटा अवेलेबल है। और टी क्या होगा, ये अमाउंट है, अमाउंट भी मिल गया हम लोग को। टी कौन सा है, 6 मंथ। 6 months, 6 months हम लोग का टी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है रेट, तो कैसे निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूले में हमें आर दिखेगा हम लोग उसी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये आई वाला जो फॉर्मूला है, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, इससे हमारा आर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पी कितना आया, अभी हम लोगों ने देखा 1000 रुपीज, आर तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और टी जो है, टी को हम लोग ईयरली लिखेंगे, 6 मंथ मतलब कितना ईयर निकाल सकते हो, 6 मंथ मतलब कितना ईयर, ऐसे लिखेंगे ना, 12 months मतलब 1 year, तो 6 मंथ मतलब कितना ईयर हो जाएगा, 6 महीना मतलब आधा साल, आधा साल मतलब कितना होगा बोलो, 1/12 इंटू 6, 6/12 यानी 1/2। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, आधा साल का मतलब कितना होगा, हाफ ईयर 1/2, लेकिन ये तो 6 था तो तुम लोग हाफ ईयर 1/2 भी बोल सकते हो, लेकिन कंसेप्ट कैसा होता है, 12 months यानी 1 year, ठीक है।
तो 1 मंथ का मतलब कितना हो जाएगा 1/12 ईयर, जो यूनिटरी मेथड होता है 12 से 1 में गए तो कम हो गया। 12 मंथ्स मतलब अगर 1 ईयर, 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर, 6 मंथ्स मतलब 1/12 इंटू 6 यानी 1/2 ईयर। तो या तो 6/12 लिख लो या 1/2 लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो यही बोलेंगे अगर मंथ में है उसे ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, जैसे मान लो 8 मंथ्स है तो 8/12 लिख देना, 9 मंथ्स है तो 9/12 लिख देंगे। वैसे ही मैंने क्या किया, 6 मंथ्स मतलब 6/12, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ आई कितना है, आई का मतलब इंटरेस्ट। अगर उधार लेके 1000 रुपीज 1050 बन गया तो इंटरेस्ट कितना होगा 50 रुपीज। 1050 माइनस 1000। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया पता है, आई इक्वल टू ए माइनस पी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, हम चाहे तो लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो ये बोलेंगे तुम लोग समझ के करो, समझ के करने में ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ये इसी का ही अलग कंसेप्ट है, इसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ए इक्वल टू पी प्लस आई, यहां से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि पी प्लस आई इक्वल ए, इससे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आई इक्वल टू ए माइनस पी। लेकिन इतना फॉर्मूला रट के क्या होगा, जबकि मुझे पता है कि मेरा 1050 बना उधार लेके 1000 रुपीज, तो इसका मतलब 50 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है, तो ये तो माइनस करने से ही पता चलेगा। इसमें फॉर्मूले लिख के ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो 50 रुपीज, ये हो गया 1000 इंटू आर इंटू 6/12। अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम लोग किस तरीके से करोगे। हम तो ये बोलेंगे, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये देखो 6/12, ये ऐसे करो, कैलकुलेटर तो रहेगा ही तुम लोगों के पास, ऐसे कर सकते हैं 1000, ये इधर कर रहे हैं, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो देखो कितना आ गया 500, तो 50 इक्वल टू 500 आर, ठीक है। अब ये 50 से दोनों साइड जो है डिवाइड कर दो, देखो इधर भी 0 है इधर भी 0 है, मतलब ये 50 से अगर दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इधर 1 हो जाएगा इधर 10 आर हो जाएगा। या फिर तुम लोग चाहो इसके जगह दूसरा चीज भी कर सकते हो, ऐसे लिख दो आर इक्वल टू क्या लिखोगे 50/500, ऐसे लिख दो डायरेक्ट तो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 50/500 देखो कितना आ रहा है 0.1, ठीक है 0.1, ये डेसिमल में आ गया, लेकिन हमें पता है इसमें भी आएगा, देखो 0.1, 10 बाई यहाँ पर 1/10, ऐसे हो जाएगा 1/10, क्यों, देखो ये देखो, इसको ऐसे करके देखते हैं ना, ये देखो 10 आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1/10, 1/10 मतलब 0.1। अब 0.1 अगर ऑप्शन में रहेगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं रहेगा तो तुम लोगों से परसेंटेज में ट्रांसफर करना, कैसे करोगे 0.1 इंटू 100, तो कितना आएगा उतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये देखो 10%, 10% पर एनम, ये हमेशा पर एनम नहीं आता है, तभी तो मैंने इसे ईयर में ट्रांसफर कर दिया, ये पर एनम में ही आंसर आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पर एनम, देखो टाइम भी ईयरली बेसिस पे होगा, जब मैंने लिखा ना तो ये बातों का ध्यान हमें रखना है। देखो यहाँ पर टाइम हमेशा इन ईयर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम बेसिस पे होगा। तो ये जो आंसर निकल के आया पर एनम निकल के आया, 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, ये देखो 10% पर एनम, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल 6 करते हैं, बताओ क्या होगा। बोल रहा है राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 6.5% per annum simple interest rate. He received 85,925 after the end of the term. राहुल ने 70,000 बैंक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.5% पर एनम, और उसे एंड ऑफ द टर्म, अब टर्म कितने दिन का था वो नहीं बताया, मतलब 2 साल बाद, 5 साल, 1 साल, 6 साल, कुछ नहीं बताया, बोल रहा है कि टर्म जब खत्म हो गया तो उसे ये पैसा मिला रिटर्न में। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल, बोल रहा है कितने दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया था। अब मुझे ये बताओ 70,000 को हम क्या लिख के डिनोट करें, मतलब पी आर आई टी ए, मुझे बोलो 70,000 क्या है इसमें से। P, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ये क्या है रेट। रेट मतलब आर, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है अमाउंट। अमाउंट, ये पैसा हमें मिला फाइनली। अच्छा, अब आई भी हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो आई कितना होगा, निकाल सकते हो, बोलो आई कितना होगा।
आई का मतलब है कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, दैट इज इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट 85,925 बन गया, तो एक्स्ट्रा क्या मिला? बैंक वाला तो मुझे 85,925 नहीं दिया है, मैंने उसे 70,000 दिया था, उसने बाकी मुझे एक्स्ट्रा दिया है, वही तो इंटरेस्ट है। बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? हम तो बता दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा सोचो। बैंक में 70,000 डिपॉजिट किया। 15,000 मैम 15,925। हाँ 15,925, ये इंटरेस्ट हो जाएगा ना, ये आई मिल गया। पूछा क्या है? टी निकालो, टी नहीं है, टी निकालना है। देखो ये अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए लैंग्वेज पढ़ के, इसी में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, तुम लोग बताते जाओ, गलत हो सकता है लेकिन क्या होगा, तुम लोग को हैबिट हो जाएगा। अब ये 6 नंबर में देखो, यहाँ पर पी लिख देते हैं 70,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आर लिख दिया मैंने 6.5% पर एनम, ए लिख दिया 85,925, और आई भी निकाल लेते हैं। कैसे निकाला? 85,925 मुझे बैंक वाले ने रिटर्न किया, लेकिन मैंने तो उसे 70,000 दिया था, तो जो एक्स्ट्रा मिला या एक्स्ट्रा देना पड़ता है वही तो इंटरेस्ट होता है। आई फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो 15,925, ये सब इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये सब तो स्कीम पता चल गया, अब उन्होंने कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया था वो पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। तो कौन से फॉर्मूले में टी रहता है? आई वाले फॉर्मूले में रहता है। देखो अभी तक तुम लोग यही वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज कर, इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। देखो मैंने लिखवाया ना ये वाला। आर तो जब जरूरत होगा तब देख लेंगे। ए में क्या रखा है? ए अमाउंट तो तुम लोग ऐसे ही समझ सकते हो, प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। आई हम लोगों ने निकाल लिया 15,925, लिख लेते हैं 15,925। पी कितना है? पी दे दिया है 70,000, लिख लेते हैं 70,000। आर कितना है? आर है हम लोगों का 6.5%, 6.5%। टी निकालना पड़ेगा। अच्छा कैसे निकालेंगे? इधर है 15,925, लिखो 70,000 इंटू 6.5%। अब परसेंटेज का भी तुम लोग साइन लगा सकते हो, डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हो, 4550 टी। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर मैंने लिख दिया तुम लोग के समझने के लिए, बाकी चाहे तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम टी निकाल सकते हैं, तुम लोग के समझने के लिए मैंने इसको इधर कर दिया। अब टी इक्वल टू क्या होगा? इधर जितना है उतना रहेगा, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड होके नीचे आ गया 4550। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 15,925 डिवाइडेड बाई 4550, 3.5। अब ये क्या होगा? ये आंसर क्या आएगा? बोलो, ये मतलब टाइम है तो ये ईयर होगा, मंथ होगा, क्या होगा? बोलो क्या आंसर होगा? 3.5। मैंने अभी भी बताया टी Year. हमेशा ईयर, टी हमेशा ईयर बताएगा। 3.5 ईयर्स मतलब 3.5 साल के लिए उन्होंने ये पैसा डिपॉजिट रखा होगा, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये देखो 3.5 ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखो, Kapil deposited some amount in bank for 7.5 years at the rate of 6% per annum. सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि हर साल इंटरेस्ट जो है एक ही जैसा रहेगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे होता जाएगा। तो ये क्या है हमें देखना है, ये क्या है? कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। तो 7.5 ईयर्स को क्या बोलेंगे? पी होता है, आर होता है, टी होता है, आई होता है, ए होता है। मुझे बताओ ये 7.5 ईयर क्या है इसमें से? Year. ईयर मतलब टी, Time. हाँ टाइम। 6% पर एनम क्या हो जाएगा? Rate. रेट, है ना, परसेंटेज रहा तो रेट ही होगा, रेट ऑफ परसेंटेज। अच्छा ये क्या है? इनको इतना पैसा मिला 7.5 साल बाद, कपिल रिसीव्ड, तो ये क्या है? Amount. अमाउंट, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द टर्म बोला ना, तो किसी एक टर्म के बेसिस पे इन्होंने एफडी किया होगा, तब उनको जब टर्म खत्म हो गया ये पैसा मिल गया, अमाउंट मिल गया, ठीक है। हम लोग को पूछ रहा है कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, मतलब क्या पूछा है? ये सब तो दिया हुआ है, तो पूछा क्या है? पी या आई? बोलो।
आई पी, आई का मतलब तो इंटरेस्ट जो हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पूछ रहा है ना इनिशियल, तो मैंने पी पे लिखवाया भी है प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग में हम लोगों ने कितना बैंक में दिया होगा। बैंक ऐसे ही हमें इंटरेस्ट नहीं देता है, हम लोगों ने कुछ पैसा देते हैं उसको बढ़ा के दे देता है, ठीक है। तो इनिशियली हम लोगों ने बैंक में कितना डिपॉजिट किया, मतलब कपिल ने इनिशियली बैंक में कितना डिपॉजिट किया, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी क्वेरीज है पी के बारे में, पी बता दो क्या होगा, गिवन क्या क्या है, ये जो भी टिक दिया हुआ है ये गिवन है, ये फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी हमें वैल्यूज मिला। हम लोग को आर मिल गया है क्वेश्चन में, टी मिल गया है, ए मिल गया है। तो ए है 1,01,500, टी मिल गया है 7.5 ईयर, आर मिल गया है 6% पर एनम, बस और कुछ नहीं दिया है लेकिन। और पूछ क्या रहा है, पी बता दो। अभी तक हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी। अब ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या होगा, देखो आई तो नहीं पता, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, हम लोग को ए पता है, ठीक है, टी पता है, टी लिख लेते हैं यहाँ पर 7.5 ईयर सपोज लिख लिया, आर भी लिख लिया 6%, पी तो निकालना पड़ेगा। अब आई भी नहीं पता, पी भी नहीं पता, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तब तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मुझे ये ए का जो इंफॉर्मेशन है इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, देखो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कि अमाउंट जो हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं। तो रिसिप्ट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बोलो, हम लोग जो अमाउंट रिसिप्ट करते हैं या पे करते हैं, लोन लिया तो क्या पे करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू है और उसके साथ इंटरेस्ट, यानी ए इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ। गलत होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश करो बताओ। ए यानी जो अमाउंट रिसिप्ट होगा वो कितना कितना होगा, क्या क्या अमाउंट रिसिप्ट होगा। अगर बैंक में एफडी करते हो तो बैंक वाला पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ए पता है 1,01,500, प्रिंसिपल वही तो निकालना है। आई का मतलब क्या है, आई का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, पी इंटू, क्योंकि आई तो पता नहीं है ना, आई पता होता तो आई से ही ना पूरा क्वेश्चन कर लेते, आई से ही पूरा क्वेश्चन कर लेते, पी इंटू आर इंटू टी। बट वो करके हम लोगों ने देखा उसमें ये भी मिसिंग फिगर, ये भी मिसिंग फिगर, अब दो दो मिसिंग फिगर से इक्वेशन नहीं सॉल्व होगा। तो अब क्या करेंगे, पी और यहाँ पर आर और यहाँ पर टी लगा दिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ये देखो पी प्लस पी जैसा है, आर पता है 6% पर एनम, टी टी है 7.5 ईयर्स। अब इसको तुम लोग दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/2 लिख दो, या फिर 7.5 लिख दो। तो हम इसको ना फ्रैक्शन में ही हर जगह दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉइंट में हर जगह पॉइंट जो है तुम लोग को होल फिगर आए जरूरी नहीं है। जैसे ये 7.5 आ रहा है, अगर ऐसा आ जाए 7.666 ऐसा आ जाए तो फिर क्या होगा, इसीलिए हम चाहते हैं ऐसे ही रखें, ताकि सारे क्वेश्चन में ऐसे रखेंगे तो तुम लोगों को एक ही तरह से सीखने को मिलेगा। तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे फ्रैक्शन में रख दिया। जैसे मैंने देखो ये 6/12 रखा था, एक ही कंसेप्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 15/2, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये है 15/2 इंटू 6%, ऐसे कर लो 15/2 इंटू 6% है तो 6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया 0.45। तो ऐसे लिखो 1,01,500 जैसा है, ये पी जैसा है वैसा रहेगा, और ये कैलकुलेट होके आया 0.45। ये वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर पे। कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले लिख लेना 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू कर लेना 6%। अब परसेंटेज का साइन तुम लोग दे सकते हो या डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हो, मेरे कैलकुलेटर में है लेकिन इधर दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम इसे ये अगर ऐसे इसको स्प्रेड करेंगे तो मुझे भी परसेंटेज का साइन चलो नहीं मिल रहा है, इसीलिए ना हम 100 लिख रहे हैं। तुम लोग परसेंटेज का साइन यूज करो, ऐसा नहीं कि प्लस करके सॉरी डिवाइड 100 ही करना है। तो ये कितना होगा बोल सकते हो, P प्लस पी इंटू 0.45 पी होगा। जैसे अगर x इंटू 2 होता है तो तुम लोग 2x लिखते हो, तो वैसे ही मैंने p इंटू 0.45 है तो 0.45 p लिख दिया। ये तो मैंने एक बार दिखा दिया, लेकिन ऐसा चीज बार बार दिखाने का मुझे नहीं लगता है जरूरत है, ये तुम लोगों को पता होगा कि जैसे 2 इंटू एक्स में 2x होता है वैसे ये वाला होगा। अब ये दोनों का एडिशन करके कितना आएगा बोल सकते हो,
दिस वन प्लस दिस वन, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब तो 1 है ना, तो बोलो कितना होगा, ये दोनों का एडिशन करके कितना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। हाँ बोलो। 1.45। 1.45 पी है ना, 1.45 पी। ये बहुत से लोगों को ऐड करना मुश्किल होता है। देखो अगर ऐसा है x प्लस ऐसा है 2x, तो तुम लोग क्या करते हो, 3x नहीं लिखते हो। क्यों 3x लिखा, यहाँ तो 2 था, फिर 3x क्यों लिखा, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब। तो अब यहाँ कितना है, 1 है। अब नहीं समझ में आता है, कैलकुलेटर लो, ये रहा 1 प्लस कर दो 0.45, कितना हुआ 1.45। और समझ में क्यों नहीं आएगा, एक बार p को हटा दो, तो p की जगह 1 है और ये 0.45 है। तो बचपन में ऐसा एडिशन तो हम लोगों ने किया है, इस पे कुछ नहीं है मतलब 0.00 है तो 1.45। ठीक है, ये ओरली भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में करने से तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए कि क्या एडिशन हो रहा है, तब ना ओरली कर पाओ। अब यहाँ पर हम लोग 1.45 p इक्वल टू 1,01,500, मैंने ये तुम लोगों के लिए लिखा ताकि ये जो है इधर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो तुम लोगों को अगर समझ में ना आए, इसलिए मैंने एक स्टेप दिखा दिया, ये नेसेसरी स्टेप है नहीं, मैंने इसको इधर लिखा इसको इधर लिखा ताकि p निकालने में आसानी हो। तो 1,01,500 ये इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा 1.45। अब देखते हैं जितना अमाउंट आएगा वो हमें p प्रोवाइड करेगा, p ही हमें क्वेश्चन में पूछा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हो गया 70,000। इसका मतलब 70,000 रुपीज को अगर हम लोग 6% पर एनम बेसिस पे 7.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1,01,500 रुपीज हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, मतलब मिला है कपिल को। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताया, ये देखो 70,000। अच्छा, अब 8th नंबर का देखो। A sum of 46,875 was lent out, मतलब उधार दिया गया था at a simple interest and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000. Find the rate of interest percent per annum. ठीक है, अब आइडेंटिफाई करो क्या कौन सा डेटा है। जैसे ये सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट, ये पैसा उधार दिया गया था, इस लाइन का मतलब है। तो जो पैसा उधार दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट रेट पे दिया गया था। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये देखो हम दिखाते हैं, मैंने यहाँ पर जो 2000 का एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ भी 2000 पे इंटरेस्ट, यहाँ भी 2000 पे इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा, जब करोगे तब देखना। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स, 1 ईयर 8 मंथ्स के बाद, तो 1 ईयर 8 मंथ्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरे डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम। टाइम। द टोटल अमाउंट वाज 50,000, टोटल अमाउंट बन चुका है 50,000, उधार दिया था ये पैसा, लेकिन इतने टाइम बाद वो पैसा इतना बन चुका है, तो ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट। करेक्ट। पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, क्या पूछा है बोलो, क्या निकालना है हमें, रेट। रेट यानी कि आर, है ना, रेट यानी कि आर निकाल के देना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं आर कितना होगा। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। प्रिंसिपल गिवन है 46,875, टाइम गिवन है 1 ईयर 8 मंथ्स, अमाउंट गिवन है 50,000। पूछ क्या रहा है, आर बता दो। ठीक है, आर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब जैसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या सोचते हैं, इससे कर लेते हैं, इससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं होता है कि नहीं। पी पता है 46,875, आर वही तो ढूंढना है, टी पता है 1 ईयर 8 मंथ्स, हम बता देंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, अभी फिलहाल हम 1 ईयर 8 मंथ्स लिख रहे हैं। आई नहीं पता, आई यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, आई का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा डेटा है नहीं जिससे नहीं हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो तुम लोग बोलो, इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, निकाल सकते हैं, आई कितना होगा बताओ, अगर ये पैसा 3,125। हाँ माइनस कर लो 50,000 से
46,875 आई तो मिल रहा है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में हम लोग नहीं जाएंगे। 50,000 माइनस 46,875 तो 3,125 ये हम लोग का आई है। आई का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब ये लोन लिया था कि दिया था, सम वाज लेंट आउट। अच्छा, ये पैसा उधार दिया था, रिटर्न में इतना पैसा लिया, यानी इतना इंटरेस्ट लिया, जो एक्सेस अमाउंट लिया वो इंटरेस्ट लिया। अब लोन दिया था बोल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट लिया गया है, ठीक है। अब आई इक्वल टू होता है पी आर और टी। आई का मतलब 3125, पी 46,875, आर निकालना पड़ेगा, टी। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे? अब 1 ईयर 8 मंथ्स का मतलब कितना मंथ्स होता है बताओ? 1 ईयर 8 मंथ्स का मतलब कितना? 1 ईयर मतलब कितना मंथ, ये बता दो? 12 मंथ। 12. और 8 मंथ्स मतलब 8 मंथ्स ही, ठीक है। 8 मंथ्स ऐड कर देते, 8 मंथ को मैंने फिर से 8 लिख दिया, चलो 8 मंथ। तो टोटल कर लेते हैं, तो 1 ईयर 8 मंथ्स का मतलब हो जाएगा 30 मंथ्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे मंथ को ईयर में? क्या करना पड़ेगा? जैसे 6 मंथ्स मतलब 6/12, 9 मंथ्स मतलब 9/12, तो 30 मंथ्स मतलब क्या लिखेंगे? Ma'am, 20 months. ओ 20 होगा ना, अच्छा हाँ 20, गलत लिख दिया, ठीक है 20 कर लो, ठीक है। तो 20 मंथ्स मतलब कितना होगा? ईयर में कैसे ट्रांसफर करेंगे? ईयर में ट्रांसफर करना है, कितना लिखोगे बोलो? Divided by 12. डिवाइडेड बाई 12, सीधा हिसाब है, डिवाइडेड बाई 12। क्यों हुआ हम फिर से बता देते हैं, देखो 12 मंथ्स का मतलब अगर 1 ईयर होता है, 1 मंथ का मतलब कम होगा, एक महीना मतलब कम ईयर होगा ना, ये देखो। और 20 मंथ्स का मतलब कितने साल होंगे? 1/12 इंटू 20, ठीक है। तो 1/12 तो मेरा फिक्स्ड हो गया, ये तो मेरा फिक्स्ड है। अब 20 मंथ्स होगा तो 20/12, कुछ और होगा तो उतना बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है आर, चलो कैलकुलेट करते हैं आर कितना होगा। तो यहाँ पर इस साइड पहले कैलकुलेशन कर ले, देखते हैं कितना निकल के आता है। 46,875 इंटू 20/12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, 3125 इक्वल टू 78,125 आर, कैलकुलेटर में निकल गया। आर इक्वल टू कितना होगा? अब इसको चाहो तो ट्रांसफर कर लो ऐसे, 78,125 आर इक्वल टू 3125, तो इसका मतलब आर इक्वल टू 3125 डिवाइडेड बाई 78,125, 3125 डिवाइडेड बाई 78,125, 0.04, ठीक है। ये क्योंकि हम लोगों ने आर के नीचे 100 नहीं लगाए तो ये आंसर निकल गया है। हम लोग इसको परसेंटेज में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आर जो है वो एक रेट होता है जिसे परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है। अब अगर ऑप्शन में तुम लोग का डेसिमल हो तो डेसिमल में लिख देना, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100 कर लो, परसेंटेज पता चलेगा 4% होगा, 4% पर एनम, ठीक है। 4% पर एनम हो जाएगा, तो ये देखो आंसर 4% पर एनम होगा जरूर, ये रहा। चलो, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 9। देखो इसमें क्या बोला है, what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, और मुझे बताओ कि ये क्या है और ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे ये दोनों पहले बताओ तुम लोग, ये तुम लोगों से मुझे लगता है गलत होने का चांसेस है भी नहीं भी, अगर ठीक से पढ़ोगे तो नहीं गलत करोगे, लेकिन ये और ये तो बता ही दोगे। तो मुझे ये बताओ कि 3 ईयर 3 मंथ्स को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? 3 ईयर 3 मंथ्स क्या होता है? Time. टाइम। और 2.5% पर एनम को क्या बोलेंगे? Rate. रेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे, देखो what sum of money will produce 28,600, इसका मतलब समझाते हैं। कौन सा पैसा 28,600 प्रोड्यूस कर सकता है एज एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पे? कौन सा पैसा 28,600 प्रोड्यूस कर सकता है इंटरेस्ट के तौर पे? तो ये क्या है? Amount.
हाँ यही गलत हो जाता है। मेरा लैंग्वेज फिर से सुनो। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट, बता ही दिया है लेकिन हम लोग को लगता है प्रोड्यूस बोल दिया है तो अमाउंट है। ये लाइन पढ़ो समझ जाओगे। ये 28,000 है क्या, वो ना हमें एज बोल के बता ही दिया है लेकिन हम लोग इस पे थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। ये होता है 28,600 एज एन इंटरेस्ट, तो ये क्या है? कोशिश करो। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट मतलब आई। ठीक है, बोल रहा है कि कितने पैसे, कितना पैसा जो कि इतना इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है इतने टाइम में इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब पूछा क्या है, ये तो पता चल गया ये आई है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट सम ऑफ मनी, तो ये क्या पूछा है? पी। पी, सही बात, पी पूछा है हम लोग को। ठीक है, पी पूछा है, तो पी पूछ रहा है कितना होगा। आई दे रखा है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है लेकिन साफ साफ बता भी दिया है। लेकिन डायरेक्ट पढ़ने से ना क्या लगता है, प्रोड्यूस, अच्छा तो कुछ पैसा कुछ प्रोड्यूस किया तो अमाउंट, ऐसा ही लगता है। लेकिन ये देखो, अगर ये एज एन इंटरेस्ट लैंग्वेज नहीं रहता तो ये आई हो, ए होता। व्हाट सम मनी विल प्रोड्यूस, सिर्फ अगर ये रहता तो ये ए होता। इसके पीछे क्योंकि लगा दिया एज एन इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट है, ए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। मान लो इसी क्वेश्चन में ये पीछे का डेटा हटा दिया, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 28,600 प्रोड्यूस हो जाएगा, एज एन इंटरेस्ट बोला है तो मैंने इंटरेस्ट लिख दिया। टाइम जो है वो है 3 ईयर 3 मंथ। रेट है 2.5% पर एनम, ये पूछ रहा है। क्या हम लोग आई वाले फॉर्मूले से कर सकते? कर सकते। पी लगाना है, आर लगाना है, टी लगाना है, तीनों चीज है, एक मिसिंग है वो निकाल लेंगे। 28,600 पी फाइंड आउट कर लेंगे, आर है 2.5% और टी का मतलब ईयरली ट्रांसफर करना है, तो 3 ईयर का मतलब कितना मंथ? 3 ईयर का मतलब हो जाता है 12 इंटू 3, यानी कि 36 मंथ्स। 3 ईयर का मतलब 36 मंथ्स, 12 12 12। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 मंथ्स, तो ऐड करके हो जाएगा 39 मंथ। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 39 मंथ को ईयर में कैसे लिखेंगे बोलो? अभी अभी सिखाया, बोलो 39 मंथ्स को ईयर में कैसे लिखेंगे? अभी तो लिखा डिवाइडेड था। बाय 12। हाँ, 39 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। अब कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर करते हैं 39 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5%। तो ये कुछ इतना आ रहा है, 28,600 इक्वल टू पी इंटू 0.08125। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा 28,000, मतलब ऐसे लिख लो, P इंटू 0.08125 इक्वल टू 28,600। तो 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125, 3,52,000। प्रिंसिपल इतना निकल के आ रहा है, चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं। 3,52,000। ठीक हुआ है। 3,52,000 will produce interest 28,600 in 3 years 3 months. After 3 years 3 months 2.5% per annum, सिंपल। अब लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट 4.5% पर एनम। इन व्हाट टाइम, कितने समय में 85,000 अमाउंट टू बन जाएगा इतना एट 4.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है बोलो? 85,000 क्या है? प्रिंसिपल। 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 और 1,57,675 क्या है? अमाउंट। अमाउंट। और 4.5% हो जाएगा रेट। रेट, यानी आर। पूछ क्या रहा है, इन व्हाट टाइम, तो टी पूछ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब लिख लेते हैं जो भी हमारे पास डेटा मिल गया। तो पी, पी है 85,000, देख लेते सही लिखा मैंने, हाँ
अच्छा, ए है 157,675, 157,675, आर है 4.5% पर एनम, पूछा है टी बता दो। ठीक है, टी बता दो। तो हम लोग नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, आई इक्वल टू पी आर टी। देखो यही मेन फॉर्मूला होता है, इसी को याद रखना है, बाकी तो सब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो P 85,000, ठीक है, R 4.5% पर एनम, T ढूंढना पड़ेगा। I भी क्या ढूंढना पड़ेगा, या I हमें मिल जाएगा? नहीं तो फिर तो ये फॉर्मूला ही नहीं काम आएगा अगर दो दो फिगर मिसिंग होगा। क्या I मिलने का कोई स्कोप है जो भी डेटा गिवन है उससे? हाँ मैम, हाँ अमाउंट माइनस करके मिल जाएगा। हाँ, A माइनस P करोगे तो मिल जाएगा कि इतना पैसा हो गया, 85,000 जो है वो ट्रांसफर होके इतना हो गया, जो एक्स्ट्रा हुआ वही तो I है। तो देख लो कितना होता है, 1,57,675 माइनस 85,000, 72,675, 72,675। ठीक है, अब ये देख लेते कितना होगा यहाँ पर, 85,000 इंटू 4.5%, 3825 हो रहा है। ठीक है, हम एक ही बार में इधर लिख ले 3825T, ये सॉल्व करके, और इधर 72,675, तो T इक्वल टू 72,675 डिवाइडेड बाई 3,825, 72,675 डिवाइडेड बाई 3,825, 19 ईयर्स। इसका मतलब ये देखो मैंने बता दिया, लेकिन तुम लोग को पूछना था मुझे कि ये कितना आएगा, तो ईयर्स, इसे ईयर्स बोलना है, मतलब सिर्फ 19, ऑप्शन 19 भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग याद रखो कि ये ईयर्स में आंसर होता है हमेशा। ये देखो यहाँ भी इन्होंने लिख दिया है 19 ईयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के साथ कैसे होगा। तो एक्सरसाइज 4A, 4A क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बताओ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल के लिए, 12% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3,500 पे, बताओ क्या आंसर होगा। पूछा क्या है ये तो बताओ, ये क्या है? आई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो रहा है, चेक करते, चेक करके देख लेते। करना क्या है ये देखो, निकालने क्या बोला है, आई, आई इक्वल टू पी आर टी करो, निकल जाएगा। ठीक है, आई निकालने के लिए बोला, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितने रुपीस पे, 3,500 पे, मतलब प्रिंसिपल 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ठीक है, 12%, और कितने साल के लिए ये पैसा रखा गया है, 3 years, तो इसमें 3 years लिख लेते हैं, और जो आंसर आएगा वही हम लोग का होगा। तो ऑप्शन बी है कि नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं, 3,500 इंटू 12% इंटू 3, 1260, सही बात, ठीक है, सही बात, 1260, यानी कि ऑप्शन बी, 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तो सारी चीज बता ही दी है, क्या करना है वो भी बता दिया है, बोलो क्या आंसर होगा। पी बता दिया, आर बता दिया, टी बता दिया है, आई इक्वल टू पी आर टी यूज करके करना है। अब तुम लोग सोच रहे हो ये डिवाइडेड बाई 100 क्या दे रखा है, वो कुछ नहीं है। आई इक्वल टू मैंने तुम लोग को सिखाया ऐसे, पी आर मैंने स्मॉल आर सिखाया, इन्होंने कैपिटल आर, इन्होंने एक्चुअली सारी चीजों को कैपिटल में लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आर एक्चुअली डिवाइडेड बाई 100 होता है, जब हम परसेंटेज लिखते हैं जैसे कि 5%, तो 5/100 लिखते हैं, लेकिन हम वहां पर 100 लिखना नहीं सिखा रहे। तो ये इन्होंने फॉर्मूले में वो डिवाइडेड बाई 100 लिखा है, लेकिन इससे तुम लोग का कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तुम लोग बताओ, ये 15 इधर देखो, इन्होंने यहाँ 100 लिखा है ना, तो यहाँ 15 लिखा है, ताकि जब तुम लोग आर पुट करो तो 15/100 करो। ठीक है, मतलब किसी को अगर कुछ भी नहीं पता होगा, अगर पुट करना आता होगा सिंपल मैथ्स में, तो लिख लिख के आंसर निकाल सकता है, लेकिन तुम लोग को तो पता है आई का फॉर्मूला जो होता है उसके बेसिस पे लगाओ, सेम आंसर आएगा। बोलो कितना आ रहा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो रहा है, चलो देख लेते हैं, आई निकालने के लिए बोला है, ऑप्शन ए हो रहा है कि नहीं। आई इक्वल टू पी, हम उनके तरह ही लिख के दिखाते हैं। देखो अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये क्या है, डिवाइडेड बाई 100 क्या है, ठीक है, तो पी का मतलब कितना है, पी है 5,000,
आर का मतलब देखो क्वेश्चन में दिया 15, अब 15 और ये टी का मतलब कितना है, टी का मतलब है हम लोग को 4.5, 4.5 का मतलब 9/2 देखो, और डिवाइडेड बाई 100 है, मतलब होल डिवाइडेड बाई 100, ये देखो होल डिवाइडेड बाई 100 तो एक ही बात है, ठीक है। 15/100 लिखो या होल डिवाइडेड बाई 100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखते हैं 5000 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। ओ ये 12 होगा ना, मैंने 2 क्यों लिख दिया, एक सेकेंड हम देखते हैं कितना दिया है ना, 4.5, ओ 9/2 ही होगा, 4.5 किया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 ही होगा, 9/2 मतलब 5000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 3375, यानी कि ऑप्शन ए 3375, ये देखो 3375 सही हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर था, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे मैंने बोला था तुम लोग को PRT तो भी आंसर आएगा, पी में पी लिखो, अब आर जो है परसेंटेज के हिसाब से होता है तो 100 वहां पर होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली देखो ना हम लोग जहां भी आर लिख रहे हैं तो वहां तो परसेंटेज का यूज कर रहे हैं ना, अब वो कैलकुलेटर में दिखा रहे हैं इसलिए तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। अब नीचे R/100 लिखो या 4.5%, बात एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पी बता दिया इतना, टी बता दिया इतना, आई बता दिया इतना, आर बताने के लिए बोल रहे हैं, बोलो आर क्या होगा। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इन्होंने कैपिटल आर यूज किया है, लेकिन आर कोई भी हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, चाहे कैपिटल आर यूज कर लो, चाहे स्मॉल आर यूज कर लो, चाहे स्मॉल आई यूज कर लो, ये तीनों का मतलब ही इंटरेस्ट होता है, जहां पर जैसा देगा, ठीक है। तो ये कैपिटल आर से इन्होंने क्वेश्चन में डिनोट कर रखा है। तो बताओ आर कितना होगा, कैलकुलेट करो, कैसे निकालोगे। आई दे दिया है, इंटरेस्ट 6%. 6%, चेक करके देख लो, देख लेते देखो सही हुआ है कि नहीं। आई इक्वल टू क्या होगा, PRT, आई दे दिया है देखो क्वेश्चन में 300, पी भी दे दिया है शायद 5000, आर पूछ रहा है कितना, टी दिया है 1, निकाल लो, कैसे निकालेंगे। ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 5000 कर देते इधर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू 1 आर होता है, तो 300 डिवाइडेड बाई 5000, हाँ 6% ही तो हो रहा है, सही बात है, 0.06 इक्वल टू आर, तो परसेंटेज में निकालना है तो 0.06 इंटू 100 यानी कि 6%, 6% पर एनम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। 3 का हम लोग का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा 2 का भी मैंने ऑप्शन ए लिखा है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ऑप्शन मैंने लिखा था 4, if p equal to 4500, a equal to 7200, सिंपल इंटरेस्ट बोलो, ये तो बिना लिखे भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज आई कितना होगा, ये तो ओरली बन जाएगा 4th नंबर का, 2700. 2700, हाँ डी माइनस करने से ही हो जाएगा ना। ये देखो आई निकालने के लिए बोला है इंटरेस्ट, तो अमाउंट दे दिया है एक्यूमुलेटेड अमाउंट दैट इज 7200, ए माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा ना, फॉर्मूले का क्या जरूरत है, ए का मतलब तुम्हें पता है कि टोटल रिसीवेबल अमाउंट और पेबल अमाउंट जो भी बोलो, ठीक है, माइनस 4500, इतने के बदले इतने इतना अमाउंट बन गया। अब ये अमाउंट रिसीवेबल हो सकता है, पेबल हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा क्या हम लोगों ने पैसा उधार दिया या उस उधार लिया है, 2700 बस, ये तो ओरली बन जाएगा। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी होगा। 5th नंबर, पी बता दिया है, ए बता दिया है, टी बता दिया है, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, बताओ क्या होगा, मतलब आर पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू PRT। अब क्वेश्चन में देखो पी बता दिया 12000, आर पूछ रहा है, ठीक है, टी बता दिया है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, इस तरीके से 5/2। अब आई कैसे निकालोगे, बोलो आई कैसे निकालोगे, ये दो इंफॉर्मेशन से आई निकल जाएगा, बोलो आई कितना होगा,
16,500 माइनस 12,000, ये आई हो जाएगा। 4,500. हाँ 4,500, 4,000. हाँ 4,500, ये माइनस करने से हो गया 4,500। ये हम लोगों ने कैसे निकाल लिया आई? ए मतलब क्या? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे आता है? पी प्लस आई करके, और ये क्या है? पी। तो पी प्लस आई से अगर पी हटाओगे तो आई मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब हम लोग इस पे बाकी डेटा का यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाई 2, 6,000 इंटू 5, 30,000 इंटू आर। तो आर इक्वल टू 4,500 डिवाइडेड बाई 30,000। ये कैलकुलेशन तुम लोग अपने कंफर्ट जैसा होता है उस हिसाब से कर सकते हो। मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो अगर तुम लोग इसको एक लाइन और लिखना चाहते हो तो लिख 0.15। तो इंटू 100 करेंगे, क्योंकि ये आर जो है वो रेट में होता है। रेट को निकालने के लिए हम लोगों को परसेंटेज का यूज करना पड़ता है, दैट इज 100। तो ये 15% पर एनम। फोर्थ नंबर का देखते हैं, सॉरी फिफ्थ नंबर का 15%, यानी ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पी बता दिया है, आई बता दिया है, आर बता दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स टी विल बी, टी पूछ रहा है तो ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी। क्वेश्चन में आई बता दिया 2,500, लिखो 2,500। पी बता दिया है 10,000। आर ये भी गिवन है, देखो 12.5%। तो 12.5% ये कैसे कैलकुलेट करोगे? 12 इंटू 2, 24 प्लस 1, 25/2% हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऐसे लिख दिया और टी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा अब कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ पर 2,500, या फिर ये टी को इधर लेके आ जाते बेटर होगा। 10,000 इंटू 12 इंटू 2, 24 प्लस 1, 25/2% इंटू टी इक्वल टू 2,500। तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000, ऐसे लिखो कैलकुलेटर पे जैसा है वैसा, इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 जितना आया, फिर डिवाइडेड बाई 100 करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम लोग को क्या दिया हुआ है? 25/2%। तो जैसे अगर 10% होता तो हम लोग 10/100 लिखते, तो ये पूरा लिख के डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर आया 1250 t इक्वल टू 2,500, देयरफॉर t इक्वल टू 2,500 डिवाइडेड बाई 1250, 2,500 डिवाइडेड बाई 1250, यानी कि 2 इयर्स। ये इयर्स में होता है, आंसर 2 इयर्स होगा। तो 6 का देखते हैं, 2 ईयर ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। हम फिर से एक बार बताते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। देखो ये 25/2 है ना, इसको ऐसे लिख लो 12.5%। इसके बाद एक लाइन ऐसे लिख सकते हो 10 था, इसके बाद लिख सकते हो ऐसे, अपने याद रखने के लिए कि ये 12.5% बन रहा है इंटू टी। तो ये रहा 10,000 इंटू 12.5%, आ गया 1250। ऐसे करके हुआ। अगर ये समझ में आता है तो ऐसे लिख लो, बाकी इसमें भी ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि 10%, जैसे ये 12.5% है तो 10,000 इंटू 12.5, फिर डिवाइड 100 कर रहे हो, तो सिमिलर वे से ये अगर हम लोग लिख रहे हैं तो फिर डिवाइड 2 है बोल के 100 नहीं होगा, ऐसा गलती मत कर दो। ये परसेंटेज तो 100 तो डिवाइड होगा ही होगा, चाहे वैल्यू मेरा जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे करके भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा, दोनों तरीके से ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम लोग का 2 इयर्स हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा अब 7th नंबर, ये थोड़ा सा अलग होगा। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बाकी तो एक ही जैसा लग रहा होगा तुम लोगों को। अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल्स किए या फिर जो भी प्रैक्टिस किया यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो चेंजेस आएगा, मतलब कैलकुलेशन में। पी बता दिया है, ए बता दिया है, टी पूछ रहा है, ठीक है, आर भी बता दिया है, तो टी पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है आई इक्वल टू होता है पी आर टी, ये लिख लिया मैंने। अच्छा आर है 12.5%, 12.5%। टी ढूंढना पड़ेगा। पी बता दिया 8500,
और आई कैसे निकालेंगे, a माइनस p करके। तो a कितना है 10,200 माइनस 8,500, क्योंकि जो ओवरऑल अमाउंट निकल के आया ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू जिसको ए से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। अब देखो कितना होता है 10,200 माइनस 8,500, ये हो गया 1,700 इक्वल टू 8,500 इंटू 12 इंटू 2 24/2, ये देखो 25/2% इंटू टी। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8,500 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। अब परसेंटेज के लिए फिर से डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकल के आ रहा है 1,700 इक्वल टू 1062.5 टी। देयरफॉर टी इक्वल टू 1,700 डिवाइडेड बाई 1062.5, 1,700 डिवाइडेड बाई 1062.5, ठीक है। ये कितना आ गया 1.6। अब ये आंसर क्या है 1.6 ईयर, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि टी हमेशा ईयर को डिफाइन करता है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1 ईयर 7 मंथ आंसर, लेकिन ईयर में नहीं दिया हुआ है, 2 ही ईयर में दिया हुआ है, एक 2 ईयर एक 1.5 ईयर, और ये है नन ऑफ दिस। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक है। तो अभी हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही तुम लोगों को लेकिन देखना पड़ेगा इस तरीके के ऑप्शन में हमें कैसे डील करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जब हमें दिया हुआ है 1.6 ईयर, तो 1.6 ईयर्स का मतलब, लेकिन 1.5 ईयर तो नहीं होगा, 1.5 ईयर तो नहीं होगा, 1.5 ईयर को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर्स, और जब मेरा पूरी वैल्यू 1.6 ईयर निकल के आ रहा है, क्योंकि ये तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, मेरा डायरेक्टली 1.6 निकल के आया है, ऐसा तो नहीं है 1.6 के बाद कुछ है, अगर होता भी तो इससे तो ज्यादा ही होता, तो 1.5 ईयर तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा 2 इयर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो कोई अप्रोक्सीमेशन आया नहीं है, मेरा 1.6 ईयर आंसर आया है, तो हम 2 ईयर क्यों माने, ठीक है 2 ईयर नहीं मानेंगे, मतलब ये ऐसे राउंड नहीं होता है, 1.6 है 5 से ज्यादा है तो इसे 2 ईयर कर दिए, तो 2 ईयर अप्रोक्स होगा, तो यहाँ तो अप्रोक्स लिखा नहीं है, तो 2 ईयर भी नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी ये 2 ईयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें इस पे भी चेक करना चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है 1 ईयर 7 मंथ, ठीक है। अब हम लोग 1 ईयर 1.6 ईयर्स को मंथ में ट्रांसफर करेंगे आंसर के साथ सही तरीके से मैचअप करने के लिए। तो 1.6 ईयर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर, ठीक है। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.5, तो चाहे इसमें कुछ भी यूनिट नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने 1.6 ईयर को लिखा 1 ईयर और 0.6 ईयर। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 1 ईयर को 1 ईयर ही रखेंगे और 0.6 को मंथ में ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, तो 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, देखो अगर 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स अगर होता है तो 0.6 ईयर का मतलब कितना होगा 12 इंटू 0.6, ठीक है। तो हम इसको ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये मंथ हो जाएगा, ये मंथ है, तो देखते हैं कितना आता है यहाँ पर 12 इंटू 0.6 7.2, 1 ईयर और 7.2 मंथ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर है 1 ईयर 7 मंथ दिया हुआ है, तो मेरा नियरेस्ट आंसर कौन सा है 1 ईयर 7 मंथ्स, तो मेरा यहाँ पर 7.2 मंथ्स आया है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन आ रहा है 0.2 मंथ्स, तो इसको हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं 1 ईयर 7.2 मंथ्स, और ये मेरा सबसे नियरेस्ट आंसर इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसीलिए 1 ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और क्योंकि मेरा डायरेक्टली 1.6 आया था, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन था नहीं, तो हम 2 इयर्स भी नहीं बोल सकते थे। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचा था, या तो मेरा ये सही होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। तो नन ऑफ दिस होगा कि नहीं होगा उसके लिए पहले हम ये चेक कर लिए कि मेरा जो 1.6 ईयर आया है, क्योंकि ये इसका मतलब ये नहीं है 1 ईयर 6 मंथ्स, ये बहुत से लोग गलत करते हो कि 1.6 का मतलब
1 ईयर 6 मंथ्स ऐसा नहीं होता है, 1.6 ईयर का मतलब 1.6 ईयर ही है। इसको जब हम लोगों ने मंथ में ट्रांसफर किया तो आंसर आया 1 ईयर 7.2 मंथ्स, जो कि हमारे ऑप्शन ए से नियरेस्ट जाता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसको चाहो तो तुम लोग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ऐसे स्टार लगा लो। क्यों? क्योंकि इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन देख के हमें आंसर देना पड़ेगा। तो 1.6 है बोल के तुम लोग 2 लिख दिए, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया तो नन ऑफ दिस लिख दिए, ये तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये तो आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। हम लोग को बोला है ईयर में आंसर देने के लिए, तो ईयर से हम लोग एक बार मंथ में ट्रांसफर होके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल मंथ वाला भी है। तो नन ऑफ दिस आंसर देने के पहले, क्योंकि मेरा पहले ये दोनों मैंने जो है एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों मेरे आंसर के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है। 1.5 ईयर, इसका मतलब 1.5 ईयर, जो कि 1.6 ईयर्स के 6 ईयर्स के साथ कोई मैचिंग ही नहीं है। 2 ईयर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि 1.6 मेरा होल नंबर निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ 1.689 ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अप्रोक्सीमेशन 2 डाल दें। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा कि नहीं, उसके लिए ये चेकिंग जरूरी है। ठीक है, तो 1 ईयर 1.6 ईयर मतलब 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर, तो 1 ईयर प्लस 0.6 इंटू 12 मंथ्स कर दिया मैंने, मंथ में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज मुझे मंथ वाला टेस्ट करना था। तो यहाँ पर मुझे देखा 1 ईयर 7.2 मंथ्स, तो मेरा नियरेस्ट आंसर आ रहा है, इस वजह से मुझे देना है आंसर ए, नन ऑफ दिस नहीं देना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट तुम लोग ध्यान रखो कि हम लोग को कैसे आंसर देने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसमें तुम्हें ऐसा, तुम लोग को इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जहां पर हम जैसे बता रहे ना वैसे ही करना है। मतलब तुम लोग सोचोगे ये तो इसमें 7.2 मंथ्स है, फिर तो नन ऑफ दिस होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर 1 ईयर 7 मंथ्स ही हमें आंसर देना है, जो नियरेस्ट आंसर होगा। एकदम नियरेस्ट कुछ भी नहीं आता है तभी इसमें नन ऑफ दिस का आंसर होता है। अदरवाइज टाइम वैल्यू मनी चैप्टर में नन ऑफ दिस का आंसर हम लोग तब तक नहीं देंगे जब तक हमें नियरेस्ट आंसर मिल नहीं जाता है। ठीक है, 8th नंबर देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, the sum required to earn monthly interest of 1200 at 18% per annum simple interest is, बोल रहा है कितने पैसे का जरूरत है ताकि हम लोग मंथली 1200 इंटरेस्ट अर्न कर पाए एट 18% पर एनम बेसिस पे, ये पूछा है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि मंथली अगर 1200 करके इंटरेस्ट अर्न करना है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर और टी होता है। ठीक है, तो पी का मतलब क्या है, वही पूछा है कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम, एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, मंथली बोला है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 मंथ मतलब कितना ईयर, 1/12, 1 मंथ मतलब 1/12 हो जाएगा। ठीक है, और आई कितना है 1200, अगर 1 मंथ का इंटरेस्ट है वो 1200 है और 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर। अब हम लोग को निकालना क्या है, पी निकाल के देना है, यही पूछा है। तो पी कैसे निकालेंगे, तो ये देखो 1/12 इंटू, अच्छा ये पॉइंट में आ जाएगा 18% करने से। अच्छा नहीं आ रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, ये रहा 1/12 इंटू 18%, देखो करके दिखाते हैं तुम लोग को। 1/12 पॉइंट में आ गया इंटू 18 परसेंटेज लगा दिया, ये देखो राउंड में आंसर आ गया पूरा एग्जैक्ट 0.015, तो ये लिख देते हैं 0.015 1200, तो P इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 0.015, 80,000। ठीक है, 80,000 आंसर निकल के आ रहा है। इसका मतलब 80,000 जो है ये सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम लोग मंथली 1200 इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो टाइम पीरियड मंथली होगा, 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर, जैसे मैंने बोला 30 मंथ्स मतलब 30/12, 19 मंथ मतलब 19/12, तो 1/12, तो प्रिंसिपल निकल के आ गया 8th नंबर। और 9 और 10 देखो, 9 और 10 बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे बोला है, इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years, द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, बोल रहा है कुछ पैसा है जो 6,200 हो सकता है
2 साल में, और 7,400 हो सकता है 3 साल में। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग को पी और आर पूछ रहा है। ये क्या है? ये टाइम है, ठीक है, ये टी टाइम है, ये 3 भी टाइम है। ये क्या है? ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू, कुछ एक पैसा इतना बन जाएगा। तो ये 6,200 और 7,400 क्या है, बता सकते हो? मतलब पी आर तो पूछ रखा है, टी भी बता दिया है, पी आर क्वेश्चन मार्क है, टी गिवन है, ये दिख रहा है। और ये क्या है? 6,200 और 7,400, ये क्या बता रखा है, बोलो? अमाउंट। अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करके कर सकते हैं। जैसे देखो, हम लोग को क्या करना है, कुछ एक प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो वो अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा है देखो 2 साल बाद 6,200 होगा, तो पहले साल जो अमाउंट बनेगा उसे A1 दे देते हैं, नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट बनेगा उसे A2 दे देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उसे A3 दे देते हैं। मैंने ये समझाने के लिए किया कि अदरवाइज इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना के करोगे तो काफी बड़ा इक्वेशन होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन तो ये शॉर्टकट ही था, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। तो 6,200 2 साल बाद होगा, तो 6,200 कौन से ए के नीचे लिखे? यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, या यहाँ लिखे? A1 के नीचे लिखे, A2 के नीचे लिखे, या A3 के नीचे लिखे? एक प्रिंसिपल पहले साल इन्वेस्ट हुआ, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल तक इन्वेस्ट हुआ। बोल रहा है कोई एक पैसा 6,200 हो जाएगा 2 साल बाद, तो ये 6,200 कौन से ए के नीचे लिखे? A2। A2, ठीक है। और बोल रहा है वही पैसा, देखो ये सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 ईयर एंड 7,400 इन 3 ईयर्स, तो 7,400 कहां पर लिखे, कौन से ए के नीचे लिखे? A3। A3, करेक्ट। अब मुझे बोलो कि इंटरेस्ट कितना है, निकाल सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हर साल बराबर होता है। तो अगर ये 6,200 7,400 हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200। 1200, ठीक है। मतलब ये 6,200 जो 7,400 हो गया, 1200 ऐड होके, तो हर बार इंटरेस्ट कितना है? 1200 करके, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो A1 कितना होगा, रिवर्सली बताओ। अगर 6,200 सेकेंड ईयर में हुआ, 1200 ऐड होके, तो A1 कितना था? मतलब इसको 5,000 मेथड 5,000, हाँ, इसको हम थोड़ा सा पजल की तरह सॉल्व करवा रहे हैं। ये 5,000 था, तो अब 5,000 कैसा बना होगा? 1,200 ऐड होके, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 3,800। 3,800, ठीक है। देखो आंसर मिल गया 3,800, ऑप्शन ए। लेकिन कंफर्मेशन भी चाहिए तुम लोगों को कि ये 31.58% सही है कि नहीं, मतलब ये दोनों ही सही है कि नहीं। वैसे तो देखो यहाँ दिख रहा है कि 3,800 ऑप्शन में कहीं और है नहीं, लेकिन एक नन ऑफ दिस भी तो है ना। अगर ये रेट गलत निकल गया तो आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए। वैसे ऑप्शन ए है तो मैंने टिक कर दिया, लेकिन एक बार चेक कर लो कि 31.58% होगा कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? 31.5, ये देखो 3,800 पे लगाओ कितना लगाना है? 31.58%, ठीक है। ये हो गया पी आर, और टी कितने साल के लिए लगाएंगे? अगर 2 साल के लिए लगाएंगे तो हम लोगों का ये 1 साल के लिए लगाते हैं, इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 1 ईयर के लिए लगाते हैं, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 1,200। चेक करते हैं, 3,800 इंटू 31.57% इक्वल टू 1199.66। ये देखो 1199.66, ये 1200 हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से क्यों किया, इसका अगर तुम लोग इक्वेशन बनाओगे ना तो इक्वेशन बहुत बड़ा होगा। कैसे? ये देखो हम बता भी देते हैं। हमें ये गिवन क्या था क्वेश्चन में? ये डेटा गिवन था, ये डेटा गिवन था, और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स गिवन था। मतलब ए गिवन है, तो ए का मतलब हो जाएगा P प्लस आई, फिर एक ए का मतलब होगा P प्लस आई। अब P दोनों केस में हमें नहीं पता, एक ए है 6,200, अब आई का मतलब होता है PRT। फिर यहाँ पर लिखना पड़ता तुम लोगों को ये वाला डेटा, फिर यहाँ पर लिखते PRT, ठीक है।
अब फिर कैसे लिखते 6200, पी रहता बिकॉज पी का हमें कुछ पता ही नहीं कितना होगा, आर का भी नहीं पता, टी का लिखते इसका 2 साल, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते 7400, फिर यहाँ लिखते पी, फिर यहाँ लिखते पी आर, फिर यहाँ पर लिखते 3, फिर इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ता, तो हम लोग इतने झमेले में नहीं जाएंगे। तो मैंने सिंपल तरीका क्या बोला कि हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है कि हम लोगों ने एक पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वो दूसरे साल में 6200 हुआ और तीसरे साल में जाके 7400 हुआ। तो पैसा बढ़ता कैसे है, इंटरेस्ट ऐड हो के बढ़ता है। तो ये दोनों का गैप इंटरेस्ट है 1200। तो अगर 6200 में 1200 ऐड होके इतना हुआ, तो 6200 के पहले का अमाउंट कितना रहा होगा, तो इसमें भी 1200 ऐड होके ही ना 6200 हुआ, तो ये 5000 रहा होगा। फिर इसमें से 1200 हटा दो तो फिर 3800, ठीक है। इसी तरीके से करना है, नहीं तो वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। 1200 आ भी गया आंसर, मतलब पक्का ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर। अब देखो जैसे मैंने बोला ना, अगर हम लोग का नियरेस्ट आंसर आता है जैसे 1199.6, तो ये हम लोग को नन ऑफ दिस अलाउड नहीं करता है, नन ऑफ दिस देने के लिए। अगर तुम लोग सोचोगे कि नहीं हम लोग इसे 1200 नहीं लिखेंगे, वैसे लिखना चाहिए क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, तो रुपीस के कैलकुलेशन में 0.5 या उससे ज्यादा होने से नेक्स्ट डिजिट लिया जाता है, इसी वजह से। अच्छा, अब 10th नंबर, इसको भी हम लोग उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बोल रहा है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, कुछ एक पैसा 10 साल में डबल हो जाता है। द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसका भी देखो छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो डबल हो गया। डबल होने का मतलब कितना होगा, पी को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का डबल कितना होगा बोलो, 2p। 2p, ठीक है। ये हाँ 2p, ये कितने दिन में हुआ, क्वेश्चन बता रहा है 10 ईयर्स में, ये टाइम पीरियड है 10 ईयर्स। अच्छा, अब बोल रहा है द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी ट्रिपल, मतलब यही वाला पैसा 3 गुना हो जाएगा, यही वाला पैसा 3 गुना हो जाएगा, यानी 3p, ठीक है। पूछ रहा है कि कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा। तो p में एक p ऐड होने में 10 साल लगा, ठीक है, p में एक p ऐड कर दिए 10 साल लगा। अब 3p होने का मतलब कि p में 2p ऐड होगा, ठीक है, तो कितना साल होगा, p में एक p ऐड करने से 10 साल हो रहा है, तो p में 2p ऐड होने से कितना लगेगा, एक p ऐड होने का 10 साल, फिर एक p ऐड होने का कितना होगा, ऐसे सोचो। नहीं समझ में आया मेरा बात, देखो p में एक p ऐड हुआ, ठीक है, तो टाइम लगा 10 साल। अब इस p में 3p होने का मतलब है कितना सारा p ऐड होगा, इस p में 3p होने के लिए 2 p ऐड होना पड़ेगा, ये वाले p को 3p होने के लिए 2 p ऐड होना पड़ेगा। अगर एक p ऐड होने से 10 साल लगता है और एक p ऐड हो जाएगा, तब ना जाके p प्लस p प्लस p 3p होगा। तो एक p ऐड होने का अगर 10 साल है और एक p ऐड होने का कितना साल होगा, और एक p ऐड होने 10 साल होगा, फिर से 10 साल होगा। अब p से 3p जाने का कितना टाइम हो गया, फिर ये बताओ। 10 नहीं, p से 3p जाने, यहां से यहां आने का, यहां से यहां जाएंगे तो इसको भी पार करके आना पड़ेगा ना। 20 हाँ 20 ईयर्स, ठीक है। क्या आंसर होगा, 20 ईयर्स होगा। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन सी 20 ईयर्स। ये देखो हम फिर से बताते, जैसे ये p से बताया, कुछ और एग्जांपल ले लेते। जैसे मान लो 100 रुपीज, 100 रुपीज जो है 10 ईयर्स बाद हो चुका है 200, क्योंकि डबल है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कितने साल बाद ये 300 हो जाएगा, तो 100 10 साल बाद 200 हो गया, और अगर उसे 300 होना है तो और कितना टाइम लगेगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो गैप कितने का हो रहा है, 100 रुपए का, 100 रुपए में 100 रुपए इंटरेस्ट ऐड हो रहा है 10 साल में, और 200 से 300 होने का मतलब फिर से 100 ऐड होना है, ठीक है, 200 से 300 होने का मतलब फिर से 100, एक 100 ऐड होने का 10 साल, फिर दूसरा 100 ऐड होने का 10 साल, तो फिर इसका मतलब 200 ऐड होने का कितना हो रहा है, 10 और 10 20 साल, यानी यहाँ पर हम लोगों का 20 साल में ये ट्रिपल हो जाएगा। अब इसका ये जो क्वेश्चन है इसको भी तुम लोग इक्वेशन बना के कर सकते हो, वो भी काफी बड़ा होगा जैसे मैंने दिखाया, इसीलिए इक्वेशन को इस केस में अवॉइड करना है, सिंपल इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज फिर इतना ही करते हैं।